In this video, we are studying a topic namely magic realism. मैजिक रियलिज़म को मार्वलस रियलिज़म भी कहते हैं। इसी टॉपिक को कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। फिक्शन राइटिंग की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल राइटिंग, क्राइम फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन और भी बहुत सारी। उन्हीं की तरह से मैजिक रियलिज़म भी फिक्शन राइटिंग की एक जेनर या एक स्टाइल है। मैजिक रियलिज़म को मार्वलस रियलिज़म भी कहा जाता है। जब किसी फिक्शन के अंदर रियलिस्टिक एलिमेंट्स को या रियलिस्टिक इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाए, लेकिन इन रियलिस्टिक घटनाओं को डिस्क्राइब करते हुए भी, रियल होते हुए भी, इनके अंदर मैजिकल और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को डाल दिया जाए, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए, जबकि इवेंट्स जो डिस्क्राइब करे जा रहे हैं वो कैसे रियलिस्टिक है, मतलब रियल वर्ल्ड है। तो ऐसी स्थिति में जो आर्ट बनकर सामने आती है या जो टाइप बनकर सामने आता है लिटरेचर का, वो होता है मैजिक रियलिज़म। मतलब इसमें मैजिक भी है और रियलिटी भी है। देन इट इज़ नोन एज मैजिक रियलिज़म और मार्वलस रियलिज़म। सलमान रश्दी का नावल मिडनाइट चिल्ड्रन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर ही कुछ ऐसे चिल्ड्रन को उसमें दिखाया है जो कि 1947 15 अगस्त की मिडनाइट को बर्थ हुआ था जिनका, और इन बच्चों के पास उसने दिखाया कि एक टेलीपैथिक पावर है जिससे कि वो सब इकट्ठे कनेक्ट हो सकते हैं रिमोट प्लेसेस पर भी। तो ये क्या था, ये एक मैजिक रियलिज़म का एग्जाम्पल था। सेटिंग रियल है इस नावल की, लेकिन यहाँ पर मैजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है। फेमस राइटर लुइस लियल, इन्होंने अपने आर्टिकल मैजिक रियलिज़म इन स्पेनिश एंड अमेरिकन लिटरेचर में लिखा कि जो मैजिक लिटरेचर है वो मैजिक रियलिज़म से अलग होता है, क्योंकि जो मैजिक रियलिज़म है उसका उद्देश्य इमोशंस को इवोक करना नहीं होता, बल्कि कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, जबकि मैजिकल लिटरेचर में इमोशंस को इवोक किया जाता है। 1920s के दशकों में जर्मन और इटालियन एक पेंटिंग स्टाइल था जो कि जर्मन और इटालियन था। इस पेंटिंग स्टाइल का नाम था मैजिक रियलिज़म, और इसी पेंटिंग स्टाइल के नाम पर ये जो लिटरेचर के अंदर टाइप उत्पन्न हुआ जिसके अंदर की मैजिक और रियलिज़म को मिक्स किया जाता था, इसी पेंटिंग के स्टाइल के नाम पर ये नाम पड़ा। डेविड लॉज ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ फिक्शन में लिखा कि मैजिक रियलिज़म आखिर है क्या। वो कहता है, व्हेन मार्वलस एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स अक्कर इन व्हाट अदरवाइज प्रपोर्ट्स टू बी रियलिस्टिक नैरेटिव। जब रियलिस्टिक सेटिंग के अंदर मार्वलस या फिर ऐसे इवेंट्स अक्कर होते हैं जो कि लगभग इम्पॉसिबल होते हैं, मतलब कुछ मैजिकल सा घटता है रियलिस्टिक थिंग्स के अंदर, तो उसे मैजिक रियलिज़म नाम दिया जाता है। कोलंबियन राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को मैजिक रियलिज़म से मेनली एसोसिएट किया जाता है। इन्हें मुख्य प्रोपोनेंट माना जाता है मैजिक रियलिज़म का, लेकिन गुंटर ग्रास, सलमान रश्दी और मिलन कुंद्रा जैसे दूसरे राइटर्स भी हैं जिनके नॉवेल्स में मैजिक रियलिज़म की अबेंडेंस को देखा जा सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर मैजिकल रियलिज़म की लिटरेचर में क्यों ज़रूरत पड़ी। जो मैजिकल रियलिज़म की कैटेगरी में लिखने वाले राइटर्स हैं, जैसे कि गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, गुंटर ग्रास, सलमान रश्दी और मिलन कुंद्रा, ये जो सभी राइटर्स हैं, ये ऐसे हिस्टोरिकल कन्वल्जन्स यानी कि हिस्टोरिकल उथल पुथल के टाइम पर इनका जीवन व्यतीत हुआ, या इनके पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारी अपहेवल्स थी जिनको कि उन्हें लगता था कि ये पूरी तरह से रियलिस्टिक कैटेगरी के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब एज इट इज़ इनको नहीं लिखा जा सकता था। इसीलिए इन्होंने रियलिटी के अंदर मैजिकल एलिमेंट्स को कंबाइन करने का सोचा, और उससे क्या बना, मैजिक रियलिज़म बना। अब मिलन कुंद्रा का एक नावल है 1979 में जो लिखा गया है, इसका नाम है द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है मैजिक रियलिज़म का। कुछ नावल्स जिनके अंदर की हिस्ट्री और फैंटेसी को मिक्स करके बनाया जाता है, वो भी मैजिक रियलिज़म की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सलमान रश्दी का नावल मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके अंदर कि उसने ऐसे बच्चों को दिखाया जो 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट पर जन्मे। इन बच्चों के अंदर उन्होंने दिखाया कि कुछ ऐसी पावर थी जो कि टेलीपैथिक पावर कहलाती है, जिसके हेल्प से ये सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा हुए बिना सुदूर स्थानों पर ही
एक दूसरे से लिंक्ड होकर बातें कर सकते थे, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते थे। तो ये था एक मैजिक रियलिज़म का एग्जाम्पल सलमान रश्दी के नावल में। मैजिक रियलिज़म को ना सिर्फ लिटरेचर में बल्कि कि फिल्म्स में भी यूज़ किया जाता है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी बुक ऑन मैजिक रियलिज़म इन फिल्म्स में बताया कि किस तरह से मैजिकल रियलिज़म को फिल्म्स में यूज़ किया जाता है। वो कहते हैं कि जो मैजिक रियलिज़म की हाइपोथेसिस है वो फिल्म के अंदर एक फॉर्मल मोड की तरह से यूज़ होती है। फिल्म्स के अंदर क्या होता है, हिस्टोरिकल रॉ डाटा लिया जाता है, मतलब एक कहानी जो कि हिस्ट्री पर आधारित है वो ली जाती है और उसके अंदर मैजिक एलिमेंट्स को ऐड करके उसे मैजिक रियलिज़म का टच दे दिया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है लाइक वाटर फॉर चॉकलेट नाम की जो मूवी है जो कि 1992 में आई। ये मूवी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के साथ स्टार्ट होती है और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के साथ ही एंड होती है। इसके अंदर मैजिक रियलिज़म को यूज़ किया गया है। यहाँ पर स्टोरी को चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, हिस्टोरिकल गैप्स को यूज़ किया गया है और सिनेमैटिक कलर्स को यूज़ किया गया है ताकि कि मैजिक रियलिज़म को एनहेंस किया जा सके। मतलब कहने का क्या है कि मैजिक रियलिज़म को ना सिर्फ लिटरेचर में बल्कि कि मल्टीमीडिया या फिर मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है। इस फिल्म का नाम लारा एस्कियल के द्वारा लिखे गए नॉवल लाइक वाटर फॉर चॉकलेट जो कि सेम नेम है से लिया गया है। 1949 में एल्जियो कारपेंटियर का नॉवल द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड पब्लिश हुआ जो कि मैजिक रियलिज़म का एक अच्छा एग्जाम्पल है और मैजिक रियलिज़म का लिटरेचर में हार्बिंजर भी ये नॉवल माना जाता है। जो मैजिक रियलिज़म किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में एक्सप्लेन किया गया उसी को बहुत अधिक और बहुत ही अच्छे ढंग से गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के नॉवल 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड में वर्णित किया गया। ये नॉवल 1967 में पब्लिश हुआ था। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को ही मैजिक रियलिज़म का मेन प्रोपोनेंट माना जाता है। गार्सिया मार्क्वेज कहते हैं कि काफ्का का जो द मेटामॉर्फोसिस नाम का नॉवल है वो एक फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस रहा है उनकी राइटिंग पर। मार्क्वेज मेटामॉर्फोसिस के बारे में कहते हैं कि इस नॉवल की जो फर्स्ट लाइन थी उसने मुझे लगभग बेड से अचानक से उठा दिया। दैट मीन्स वो बहुत सरप्राइज्ड हुए मेटामॉर्फोसिस की बिगिनिंग को पढ़कर। वो क्या कहते हैं, इसकी बिगिनिंग हुई इन लाइन से एज ग्रेगर सैम्सा एवोक फ्रॉम अनईजी ड्रीम्स। ग्रेगर सैम्सा नाम का एक करेक्टर है मेटामॉर्फोसिस का जो कि इसका प्रोटेगनिस्ट है। ये अचानक से अपने डिस्टर्बिंग ड्रीम से उठता है और जब अपने ये डिस्टर्बिंग ड्रीम से जागता है तो ये देखता है कि ये एक बहुत बड़े इंसेक्ट्स के अंदर चेंज हो चुका है। और ये मार्क्वेज के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग थी कि किस तरह से एक व्यक्ति उठ सकता है, जाग सकता है और जागते ही वो अपने आप को एक इंसेक्ट में या किसी और चीज़ के अंदर चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड हुआ देख सकता है। तो ये राइटर कहते हैं कि जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैंने अपने आप से ही सोचा कि मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि इस तरह से भी राइटिंग के अंदर इमेजिनेशंस को या मैजिक को अलाउ किया जाता है। अगर मुझे इस तरह से पता होता तो मैं बहुत लंबे टाइम पहले लिखना शुरू कर चुका होता। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टोरी उनकी ग्रैंडमदर बताती थी उनमें भी बहुत सारी सुपरनेचुरल और फैंटेस्टिक चीज़ें होती थी, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को बहुत ही नेचुरलनेस के साथ बताती थी, इतनी नेचुरल तरीके से बताती थी कि इन सुपरनेचुरल चीज़ों को वर्णित करते हुए उसके फेस के एक्सप्रेशंस भी चेंज नहीं होते थे। तो उसने एक नॉवल लिखा जिसका नाम था 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड और इसे लिखने के बारे में वो बताते हैं कि आई ट्राई टू टेल द स्टोरी विदाउट बिलीविंग इन इट। मैंने जब कहानियाँ इसके अंदर लिखी तो मैंने इन कहानियों में बिना विश्वास करे इन्हें लिखना शुरू किया, लेकिन तब मैंने देखा कि जब तक मैं इनमें खुद विश्वास नहीं करूँगा तब तक मैं इन्हें नहीं लिख सकता। तो इसीलिए उसने उसी एक्सप्रेशन से इन्हें लिखना शुरू करा जो उसकी ग्रैंडमदर ने यूज़ किया था वो स्टोरी सुनाते समय। दैट मीन्स राइटर का कहना है कि किसी भी रियलिस्टिक थिंग के अंदर, किसी भी रियलिस्टिक इवेंट के अंदर जब कहानी को लिखा जाता है मैजिकल एलिमेंट्स को ऐड करने के साथ तो उसके अंदर राइटर को पहले खुद बिलीव करना पड़ता है, तभी वो मैजिक रियलिज्म जैसी कैटेगरी को लिख सकता है। अब हम बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मैजिक रियलिज्म नॉवेल्स में देखी जा सकती है या फिक्शन में देखी जा सकती है। पहली है रियलिटी का और फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स का, यानी कि मैजिकल या सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की ब्लेंडिंग होना।
हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैजिक रियलिज़म के अंदर इस तरह से राइटिंग लिखी जाती है कि उसके अंदर मैजिकल या सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और रियलिस्टिक एलिमेंट्स दोनों का मिक्सअप होता है। घटनाएं जो होती हैं वो रियलिस्टिक होती है, लेकिन उनको एज इट इज़ ना लिखने के बजाय उसके अंदर कुछ मैजिकल एलिमेंट्स मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फैंटेस्टिकल रियलिज़म एलिमेंट। अब इसके अंदर इस तरह की सेटिंग बनाने के लिए, मैजिक और रियलिज़म को मिक्सअप करने के लिए कुछ ट्रेट्स का यूज़ किया जाता है। ये ट्रेट्स है लेविटेशन, टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस। जो लेविटेशन है उसके अंदर क्या होता है, चीज़ों को, जैसे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो चीज़ों को, किसी भी वस्तु को धरती की तरफ खींचता है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी अगर एब्सेंस हो तो धरती पर आने के बजाय जो चीज़ें हैं वो बीच में ही अटकी रह जाती है। तो इस तरह के जो इवेंट्स है या मैजिक्स है इसका यूज़ किया जाता है, जिससे दिखाया जाता है कि जो चीज़ें हैं वो धरती पर नहीं आ रही है बल्कि कि हवा में लटकी हुई है। इसे कहते हैं लेविटेशन टेक्निक। और इस टेक्निक का यूज़ मैजिक रियलिज़म नॉवेल्स के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड सेटिंग। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रियल वर्ल्ड सेटिंग को यूज़ किया जाता है, उसी के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ब्लेंड कर दिया जाता है। मैजिक रियलिज़म की कैटेगरी में जो चाइनीज़ राइटर है जिसका नाम है मो यान, इन्हें 2012 में नोबेल प्राइज़ मिला था उनके हेल्यूसिनेटरी रियलिज़म को ऐड करने के लिए नॉवेल्स में। इसी तरह से पोलिश लिटरेचर में जो मैजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ओल्गा टुकारजुक के द्वारा की गई, और ओल्गा टुकारजुक को 2018 में नोबेल प्राइज़ मिला था।